हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर आफरीन अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर। हम लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, एनिमल फिजियोलॉजी का चैप्टर है, दैट इज द एक्सक्रीशन एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, एक्सक्रीशन एंड देयर एलिमिनेशन। अभी यहाँ पर एक्सक्रीशन का मतलब क्या? हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनको हमारी बॉडी से रिमूव करना, पहले तो उनको बनाना एंड देन फिर उनको रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। व्हाट इज एक्सक्रीशन? Removal of or elimination of metabolic waste, majorly nitrogenous waste, from the body is called excretion. ये टॉक्सिक होते हैं, इनको हम अपनी बॉडी में ज्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते, है ना। इसको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सक्रीशन डेफिनेशन क्या है? एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, स्पेशली कौन सा? नाइट्रोजनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कई सारे टाइप के हो जाते हैं। आपका यूरिया हो जाएगा, यूरिक एसिड हो जाएगा, इसके अलावा और क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाता है ना। ये सारे जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट, मेजरली हम इसको निकाल रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में और भी कुछ आयंस है जो एक्स्ट्रा अमाउंट में है, विटामिन है, इन सबको भी रिमूव हम करते हैं। जो हमने ड्रग्स ले लिया है, जो हमने दवाइयाँ खाई हैं, उन सबको रिमूव करते हैं इसी एक्सक्रीशन के प्रोसेस से। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का? हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, हमारे अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बच्चे, वो होता है किडनी, एंड उसका फंक्शन है एक्सक्रीशन करना, मतलब रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट करना। एंड द सेकेंड वन इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कहने का मतलब क्या है? हमारे बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको बैलेंस करके रखना, उसको हम कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मोसिस को रेगुलेट करना इज ऑस्मो रेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयोनिक बैलेंस इज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, हम बात करेंगे। जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, उस एनिमल किंगडम में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि 11 फाइलम पढ़े थे बेटा। हमने उसमें पढ़ा था फाइलम पोरीफेरा, देन पढ़ा था सेलेंटेरेटा, फिर हमने पढ़ा था टीनोफोरा, फिर हमने पढ़ा था प्लाटीहेलमिंथस। यस एग्जैक्टली, प्लाटीहेलमिंथस याद आया। प्लाटीहेलमिंथस में हमने क्या पढ़ा था? जो फ्लेम सेल है इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द प्लाटीहेलमिंथस। ठीक है, वो जो फ्लेम सेल है वो किस टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप है। ठीक है, फ्लेम सेल क्यों कहते थे? क्योंकि फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता था, इसीलिए हम कहते थे फ्लेम सेल। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एस्केलमेंथस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रेनेट सेल, है ना। वहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या था? रेनेट सेल था। वो भी किस टाइप का होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप का होता है, बट वो फ्लेम सेल की तरह स्ट्रक्चर उसका नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या देखा था? एस्केलमेंथस के बाद हमने क्या देखा था? एनेलिडा। और एनेलिडा में आपको क्या देखने को मिलता है? नेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनेलिडा के अंदर। ठीक है, एनेलिडा के बाद हमने क्या देखा था? फाइलम आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है वो हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो मैल्फिगियन ट्यूब्यूल देखने को मिला था इंसेक्ट में। इसके अलावा हमें देखने को मिला था कॉक्सल ग्लैंड। हमने क्या देखने को मिला था? कॉक्सल ग्लैंड, है ना। इसके अलावा हमें देखने को मिला था ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड कहाँ देखने को मिला था बच्चे? प्रॉन में, याद है, क्रस्टेशियंस के अंदर ग्रीन ग्लैंड देखने को मिला था। कॉक्सल ग्लैंड हमें कहाँ देखने को मिला था? लिमुलस में। लिमुलस क्या है? किंग क्रैब, है ना। उसके अंदर हमें कॉक्सल ग्लैंड देखने को मिला था। ठीक है, ये रहा यहाँ पर कॉक्सल ग्लैंड हमें स्पाइडर के अंदर के और तुम्हारे लिमुलस के अंदर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद जो है किडनी। किडनी जो है वो सारे वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, बट ये किडनी के भी कई सारे टाइप होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर जो है वो किडनी मेटानेफ्रिक है, मेसोनेफ्रिक है, इस तरह से डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, सारे वर्टिब्रेट्स में जो आपको किडनी देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा? मेटानेफ्रिक टाइप का आपको किडनी देखने को मिल रहा है। किसके किसके अंदर? मैमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया हमने देखा एक्सक्रीटरी ऑर्गन,
पूरे एनिमल किंगडम के अंदर जो है वो किस तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलता है। अगर किसी के अंदर देखने को मिल रहा है तो वो कैसा होगा। ठीक है, यहां पर रोटिफर्स के अंदर हाँ, रोटिफर्स एंड एम्फिऑक्सिस, ओके फाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद हम आ जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे अब यहां पर आप यहां पे सोचिए कि जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी में रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है जमीन पर रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म पानी खूब सारा पीते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म पानी बहुत कम पीते हैं या पीते ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारा बन रहा है वो मेजरली क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। प्राइमरली जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है वो होता है क्या? अमोनिया। वो क्या होता है बच्चे? वो होता है आपका अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। ठीक है, लेकिन अमोनिया बेटा इतना टॉक्सिक है कि इसको हम अपनी बॉडी में ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, इसको तुरंत रिमूव करना पड़ता है। दूसरा, जो जितना ज्यादा टॉक्सिक, उसको रिमूव करने के लिए हमें उतना ज्यादा उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। मतलब अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत सारा हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है, सो कुछ ऑर्गेनिज्म जो पानी कम पीते हैं, जिनके पास उतना पानी नहीं है कि वो अमोनिया को रिमूव कर सके, अब उनकी बॉडी क्या करे? है ना। सो नेचर, देखो नेचर ने कितनी प्यार से बनाया है लोगों को। ठीक है, नेचर ने क्या किया कि जो ऑर्गेनिज्म पानी कम पीते हैं, जिनके पास इतना पानी नहीं है कि वो अमोनिया रिमूव करे, नेचर ने क्या किया कि ठीक है, तुम कुछ एनर्जी खर्च करो और अमोनिया को कन्वर्ट कर लो यूरिया में। किसमें कन्वर्ट कर लो? यूरिया में कन्वर्ट कर लो। और फिर यूरिया जो है वो अमोनिया के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक होगा। कम टॉक्सिक होगा मतलब इसको रिमूव करने के लिए हमें कम पानी चाहिए, उतनी अवेलेबिलिटी है तो आप यूरिया रिमूव कर सकते हो। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो यूरिया भी रिमूव नहीं कर सकते, इतना भी पानी नहीं है, फिर वहां पर क्या होता है? यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट करेंगे हम? यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। और इसको रिमूव करने के लिए जो है ये सबसे पहले तो पेलेट्स के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, फीकल मैटर के साथ में रिमूव कर दिया जाता है। और दूसरा, ये जो यूरिक एसिड है ये सबसे कम टॉक्सिक मतलब सबसे कम पानी की जरूरत होगी इसको रिमूव करने के लिए। सबसे कम पानी का मतलब समझ रहे? इतना पानी जो आपके मेटाबॉलिक वाटर बनता है ना, उससे भी आप यूरिक एसिड को रिमूव कर सकते हो। सो नाइट्रोजनस वेस्ट में भी कितने टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं? 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर रहा है, उस बेसिस पर हमने ऑर्गेनिज्म को कहा है। पहला अमोनोटेलिक, जो अमोनिया रिमूव करेगा, यूरियोटेलिक जो यूरिया रिमूव करेगा, एंड यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड रिमूव करेंगे। अमोनिया देखो हाईली टॉक्सिक है ना। 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए लगभग 500 ml पानी चाहिए। ठीक है, यूरिया जो है वो इससे किससे? अमोनिया से लगभग 1 लाख टाइम कम टॉक्सिक है। 1 ग्राम यूरिया रिमूव करने के लिए 50 ml पानी चाहिए। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है, ये इनसॉल्युबल है, 10 ml पानी चाहिए बस 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए, है ना। सो अमोनिया, अब इसके लिए इतना पानी चाहिए, तो आपको क्या लगता है किसके अंदर अमोनिया होगा? कौन अमोनिया रिमूव कर सकता है? जो दिन और रात पानी में है, और पानी में भी कैसे? फ्रेश वाटर पानी में है या मराइन वाटर पानी में है। चलो यहां पर आ जाते हैं, कौन फ्रेश वाटर में कौन मराइन वाटर में, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अमोनिया रिमूव करने वाले ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल क्या है? प्रोटोजोन्स, एक्वाटिक इंसेक्ट, बोनी फिशेस, है ना, फ्रेश वाटर। नेक्स्ट आ जाते हैं यूरियोटेलिक, कौन कौन से होंगे? मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, शार्क्स एंड ऑल। यूरिकोटेलिक कौन रिमूव करेंगे? यूरिक एसिड, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लैंड इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेस। ठीक है, सो ये हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पर एनिमल को हमने डिवाइड कर दिया 3 टाइप में, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं कि हमने क्या कहा कि हम क्या रिमूव कर रहे हैं अपनी बॉडी से। सो नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें हम लोग क्या रिमूव करते हैं भाई बेटा? तो यूरिया हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है
वो एक तो अमोनिया हुआ, एक क्या हो गया, अमोनिया हुआ, फिर क्या हो गया, यूरिया हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, यूरिक एसिड हो गया, है ना। हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा होता है, जो हम रिमूव करते हैं, उसमें आपको यूरिया हो जाएगा, यूरिक एसिड हो जाएगा, क्रिएटिनिन हो जाएगा, क्रिएटिनिन हो जाएगा, इसके अलावा हिप्यूरिक एसिड हो जाएगा, हिप्यूरिक एसिड हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, है ना। सो अब यहां पर आ जाते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही तरह का मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक से ज्यादा टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करेंगे। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करेंगे उनको हम कहेंगे डुअल एक्सक्रीशन। ठीक है, जैसे अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो जब बारिश का मौसम होता है ना, जब हर जगह बारिश ही बारिश, पानी ही पानी, तो अर्थवर्म आपको ऐसे ही मॉइस्ट एरिया में देखने को मिलेगा, उसके आसपास पानी पानी आपको देखने को मिलेगा। उस टाइम पे अर्थवर्म रिमूव करेंगे अमोनिया। ठीक है, लेकिन जब सूखा पड़ जाएगा, गर्मी का मौसम आ जाता है, तब अर्थवर्म पता है क्या रिमूव करते हैं, यूरिया। सो अर्थवर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जरूरत पड़ने पे यूरिया बना लेगा, और अगर पानी की अवेलेबिलिटी है तो अमोनिया रिमूव करेगा। सो डुअल एक्सक्रीशन आपके अर्थवर्म में देखने को मिल रहा है। फ्रॉग की जब हम बात करते हैं बेटा, तो फ्रॉग में आपको क्या देखने को मिलता है, फ्रॉग का जो लार्वा है, जो एक्वाटिक होगा, जो सिर्फ पानी में रहता है, वो अमोनिया रिमूव करेंगे, है ना। बट फ्रॉग का जो अडल्ट है वो क्या रिमूव करता है, यूरिया रिमूव करता है। उसी तरह से ह्यूमन भी डुअल एक्सक्रीशन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्यों भाई, क्योंकि हम जो है वो यूरिया भी रिमूव करते हैं, यूरिक एसिड भी रिमूव करते हैं, क्रिएटिनिन भी रिमूव करते हैं, हिप्यूरिक एसिड भी रिमूव करते हैं। आई बात समझ में। सो डुअल एक्सक्रीशन के अंदर कुछ ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, है ना। इसके अलावा, इनके अलावा और क्या क्या मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है। सो गुआनोटेलिक होते हैं स्पाइडर, जो गुआनाइन रिमूव करेंगे। अमाइनोटेलिक होते हैं यूनियोपाइला, जो अमाइनो एसिड रिमूव करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्रिएटिनिन, ये अभी हमने कहा। TMAO, ये जो है ये मराइन टेलियोस्ट फिश जो है वो ये रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये कुछ स्पेशलाइज्ड क्या है, एक्सक्रीशन का टाइप हो जाता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अगर एक से ज्यादा टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकाल रहा होता है तो डुअल एक्सक्रीशन कहलाएगा। एंड मेजर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसके अलावा और किस किस टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म रिमूव करते हैं, वो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करेंगे। सो यूरिनरी सिस्टम का हम एनाटॉमी अभी थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे, है ना। यहाँ पर आ जाते हैं, जब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका जो प्राइमरी ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या होता है, किडनी। वो क्या होता है बेटा, वो होता है किडनी। ठीक है, अब ये जो किडनी है ये ध्यान रखोगे, है ना। ये किडनी जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा। सो ये किडनी आपको देखने को मिलेगा, इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा। सो किडनी कहाँ पर मिलता है, आपके ये थोड़े से डोर्सल साइड की तरफ होता है, ये आपको वेंट्रल साइड पे किडनी देखने को नहीं मिलेगा, ये पीछे की साइड में होगा। ठीक है, किडनी जो है वो वन पेयर में प्रेजेंट होता है ना। किडनी कैसा होगा, वन पेयर में प्रेजेंट होगा। और ये जो किडनी है, जब हम इस किडनी को बना रहे होते हैं तो एक किडनी जो है वो आपका इस तरह से, मैं अभी एक रफ सा डायग्राम यहाँ पर बना करके दिखाती हूँ कि ये मान लेते हैं कि हमारा एक किडनी हो गया, है ना, बीन शेप्ड का आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरा किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, एक किडनी थोड़ा सा नीचे के साइड में होगा, दूसरा किडनी थोड़ा सा ऊपर की साइड में होगा। भाई ऐसा क्यों, साइज में बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन साइज में बड़ा छोटा नहीं है, ऊपर नीचे होता है, ऐसा क्यों। देखो राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा लिवर प्रेजेंट होता है, और वो लिवर जो है ना वो धक्का दे रहा होता है हमारे किडनी को, बेचारा किडनी जो है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है। ठीक है, सो राइट वाला किडनी जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, जबकि लेफ्ट वाला जो किडनी है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा।
आई बात समझ में? ठीक है, सो हमारे पास 1 पेयर ऑफ किडनी देखने को मिलेंगे, है ना? एंड जो हमारा फ्लोटिंग रिब्स है, जो हमारा फ्लोटिंग रिब्स है, वो क्या कर रहा होता है? हमारे किडनी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सो 1 पेयर ऑफ किडनी देखने को मिलेगा और इस किडनी के ऊपर जो है वो हमारे पास इस तरह से पिरामिडल शेप के 2 ग्लैंड देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड देख कहते हैं। ध्यान रखना, इस एड्रिनल ग्लैंड का एक्सक्रीटरी सिस्टम से कोई रोल नहीं है, कोई लगाव नहीं है। इस चैप्टर में हमें एड्रिनल ग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो 1 पेयर ऑफ किडनी देखने को मिल रहा है। इस 1 पेयर ऑफ किडनी से क्या क्या निकल रहा होता है? सो ये हमने बनाया एक पेयर किडनी का, है ना? और इस पेयर किडनी से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। ये इस तरह से जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो फनल जैसा होगा, ऐसा चौड़ा सा होगा, और उसके बाद ऐसे ट्यूब से पार्ट जो है वो बाहर की तरफ ऐसे निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी दूसरे वाले के साथ भी मैं बना देती हूँ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये कुछ ऐसा। ठीक है, ये क्या है? ये 1 पेयर ऑफ किडनी से निकलने वाले 1 पेयर ऑफ यूरेटर है। अब ये जो यूरेटर है ये कहाँ एंटर कर रहा है? ये जो यूरेटर है बेटा, ये एंटर कर रहा है आपके यूरिनरी ब्लैडर में। सो यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पर बना देती हूँ, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है यूरिनरी ब्लैडर, और इस यूरिनरी ब्लैडर से आपका कुछ इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ये क्या है? इन्वर्टेड पियर शेप, है ना? इसका शेप ऐसा होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, अभी आप देखो कि ये जो मैंने यूरेटर बनाया बच्चे, ये जो हमने यूरेटर बनाया, इस यूरेटर को मैंने एक एंगल से क्या किया है? ऑब्लिक वे में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर करा है। ठीक है, क्या किया है? एक एंगल से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इसको एंटर किया है, ऑब्लिक तरीके से एंटर किया है, ऐसे सीधे स्ट्रेट एंटर नहीं किया। क्यों? ताकि जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरे और इसका अगर बैकफ्लो हो, तो कभी भी बैकफ्लो जो है वो एकदम स्ट्रेट ऐसे जाता है, ना कि वो ऐसे करके ऐसे घूमेगा, है ना? सो बैकफ्लो ऑफ यूरिन से प्रिवेंट करने के लिए ये जो यूरेटर है वो यूरिनरी ब्लैडर में एक एंगल बनाते हुए एंटर करते हैं। ठीक है, सो ये क्या है हमारे पास? ये है आपका 1 यूरिनरी ब्लैडर। ये पेयर में नहीं होता, एक यूरिनरी ब्लैडर होगा। एंड यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आगे आपको देखने को मिलेगा यूरेथ्रा से कनेक्टेड होता है। ये जो यूरेथ्रा है ये फीमेल के केस में छोटा होगा, ठीक है, एंड मेल के केस में ये लंबा होता है, लगभग 20 सेंटीमीटर इन मेल होता है एंड 2 to 4 सेंटीमीटर इन फीमेल होता है। क्योंकि ये फीमेल में जो है इसका साइज, इसका लेंथ जो है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल है वो प्रोन होती हैं किससे? यूरिनरी इन्फेक्शन के, जबकि मेल में यूरिनरी इन्फेक्शन थोड़े से कम होते हैं। क्यों कम होते हैं ये समझ में आ गया? ठीक है, अभी यहां पर एक और चीज आपको मैं यहीं पे समझा देती हूं कि ये जो हमारा यूरेटर है ना, ठीक है, यूरेटर से क्या आ रहा है? यूरेटर का जो स्टार्टिंग का माउथ है वो कैसा है? फनल शेप है। ठीक है, उसके बाद वो ट्यूब से कनेक्टेड है। ये जो फनल शेप यूरेटर का जो पार्ट है ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है? सो हाइलम पार्ट ऑफ किडनी से कनेक्ट हो रहा है। कहाँ है हाइलम? हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, अभी यहां पर आ जाओ कि ये जो यूरेथ्रा है, इन केस ऑफ ह्यूमन मेल, यूरेथ्रा को हम क्या कहते हैं? यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहेंगे। ओनली इन केस ऑफ ह्यूमन मेल हम क्या कहेंगे? इस यूरेथ्रा को क्या कहेंगे बेटा? यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ओनली इन ह्यूमन मेल। ठीक है, जबकि यूरेटर को हम यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं इन केस ऑफ फ्रॉग, इन केस ऑफ फ्रॉग, मेल फ्रॉग। ठीक है, सो ये चीज हमें ध्यान रखना है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं? किडनी आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा, यूरेटर आ जाएगा एंड यूरेथ्रा आ जाता है।
ठीक है। वन पेयर ऑफ किडनी आपको देखने को मिलेगा। राइट वाला जो किडनी होता है वो थोड़ा सा लोअर साइड में होगा, लेफ्ट वाला जो किडनी होता है वो ऊपर की तरफ होगा। लोअर होने के पीछे का रीजन है लिवर। ठीक है, दोनों किडनी से आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसका स्टार्टिंग का माउथ फनल शेप है वो बाहर निकलेगा, जिसको हम यूरेटर कहेंगे। ये यूरेटर जो है ये आपके कनेक्ट होंगे किसमें, यूरिनरी ब्लैडर से एक एंगल बनाते हुए। यूरिनरी ब्लैडर की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखना, इस यूरिनरी ब्लैडर में हमें एक बहुत ही जादुई चीज देखने को मिलता है। इस यूरिनरी ब्लैडर में ना आपके यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मसल्स प्रेजेंट हैं। इस मसल्स का नाम क्या है, डेट्रूसर मसल का नाम है, डेट्रूसर मसल है। ठीक है, क्या नाम है, डेट्रूसर मसल। एंड इस डेट्रूसर मसल पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर फॉर स्ट्रेच, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और यही जो है जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आपका भरने लगता है ना, सो ये जब आपका स्ट्रेच करेगा, सो स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो सिग्नल भेजेंगे आपके ब्रेन को, आपके सीएनएस को, और तब जाकर के मिक्चुरेशन का अर्ज आता है और तब जाकर के आप यूरिनेशन करते हो। आई बात समझ में? सो देखो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना प्यारा सा नेचर ने हम लोगों को बना करके दिया है। एक एक चीज जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो हम क्या देख रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें वन पेयर ऑफ किडनी देखने को मिलेगा। बीन शेप्ड आपको किडनी जो है वो होता है ना। ठीक है, इसके बाद इसका क्या है, इस किडनी से लगा हुआ होगा वन पेयर ऑफ यूरेटर, देन आपको मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, ये रहा, ये जो इमेज है मेरे पास ये एनसीईआरटी का इमेज है। ये देखो यहाँ पर क्या क्या हमने बनाया है, और चलो कुछ और चीजें हैं वो भी मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये जो आपका किडनी है ना। सो इस किडनी के पास ब्लड आएगा और ये किडनी क्या करेगा, उस ब्लड से टॉक्सिक मटेरियल मेटाबॉलिक वाटर वेस्ट को रिमूव करता है। सो जो ब्लड आता है बच्चे वो कैसा होगा, रीनल आर्टरी। कौन होगा, कौन लेकर के आएगा ब्लड को, रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर के आएंगे। सो ये रहा रीनल आर्टरी जो दोनों जगह पर ब्लड को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने रीनल आर्टरी बना दिया। ठीक है, इतना हो गया। रीनल आर्टरी के थ्रू क्या आ गया बेटा, ब्लड आ गया, है ना। रीनल आर्टरी के थ्रू क्या आ गया, ब्लड आ गया। ठीक है, हाँ, ये ब्लड आ गया, ब्लड गया इधर। हम्म, किडनी में क्या होगा, फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें से मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह हमने निकाल लिया, यूरिन बना दिया। अब उस ब्लड को हम वापस देंगे। तो जब किडनी से ब्लड बाहर निकलता है वो ब्लड कौन सा होगा, वो कौन सा ब्लड वेसल होगा, वेन होगा। सो ये क्या है, ये है आपका रीनल आर्टरी। ये क्या है आपका, जो किडनी के अंदर एंटर करेगा वो रीनल आर्टरी होगा बेटा, और जो किडनी से बाहर ब्लड वेसल निकलेगा वो रीनल वेन होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, रीनल आर्टरी, और जो इससे बाहर की तरफ निकलेगा, है ना, जो इससे बाहर की तरफ निकलेगा ब्लड को लेकर के, उसको हम क्या कहेंगे, रीनल वेन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, रीनल वेन कहेंगे। ठीक है, सो यहां पर आ जाते हैं, ये देखो ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, रीनल आर्टरी हो गया, रीनल वेन है, किडनी हो गया, उसके अलावा क्या है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। ठीक, ये जो पार्ट है किडनी का ये अभी हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे, है ना। ये क्रॉस सेक्शन है आपके किडनी का, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन किया हुआ है और उसको दिखाया हुआ है। सो अब हम लोग इसके बाद वही जाकर के देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किडनी की। तो किडनी जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल होता है बेटा। अब रेट्रोपेरिटोनियल का क्या मतलब, रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है, समझ में आना चाहिए आपको, कि ये जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, वहां पे जो ऑर्गन है उसके बाहर की जो कवरिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा, वो उसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। तो हमारी जो किडनी है ना वो आगे से क्या है, हमारा जो किडनी है वो आगे से क्या होगा, कवर्ड है पेरिटोनियम से, लेकिन पीछे से जो है वो कैसा है, वो कवर्ड नहीं होता है। इसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल।
ठीक है। कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है किडनी? बिटवीन द वर्टेब्रे आपको देखने को मिलेगा। प्रोटेक्टेड बाय द 11th एंड 12th रिब्स देखने को मिलेगा। ये हमने अभी बात कर लिया है ना। कैसा शेप है? आपको बीन शेप देखने को मिल रहा है। कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। और कितना वजन है हमारी किडनी का? तो 120 से 170 ग्राम का हमारा किडनी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे किडनी के कवरिंग की। सो अगर मैं ये किडनी में यहाँ पर बना लेती हूँ, है ना, हम लोग यहाँ पर चलो किडनी बना लेते हैं। सो ये किडनी का हाइलम वाला पार्ट हो गया। एक मिनट। ओ, तो पूरा ही मिल गया। चलो, ये हमारा किडनी है। ठीक है। अब ये जो किडनी है बेटा, है ना, इसको प्रोटेक्ट तो करना है। सो किडनी के बाहर 3 लेयर होता है, कवरिंग लेयर। कितने कवरिंग लेयर होंगे? 3 कवरिंग लेयर होता है। ठीक है। सो ये जो किडनी है, इसके सबसे अंदर के पास में, इसके सबसे अंदर अगर मैं यहां पर बना दूं, किडनी के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज द रीनल। क्या टर्म यूज करते हैं किडनी के लिए? रीनल। ठीक है। सो ये मैंने एक कवरिंग बना लिया है आपके किडनी का, जिसको हम कहेंगे रीनल कैप्सूल। क्या कहेंगे? रीनल कैप्सूल। ठीक है, ये पहला लेयर हो गया। दूसरा लेयर जो है किडनी का, वो क्या हो जाएगा? सो ये एडिपोज टिश्यू का बना होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एडिपोज कैप्सूल। दूसरा लेयर जो है वो किसका बना होगा? फैटी लेयर होता है, एडिपोज टिश्यू का बना होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? एडिपोज कैप्सूल। और तीसरा लेयर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज रीनल फेसिया। ठीक है। जो फेस कर रहा होता है हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन को। अब इन्वायरमेंटल कंडीशन तो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, शॉक वगैरह को सबसे पहले कौन फेस करेगा? यही आपका फेशिया फेस करेगा। सो जो फेस करेगा उसको फेशिया कहेंगे, और वो आउटर मोस्ट होगा। ठीक है। सो रीनल फेसिया, ये क्या है आपका? दिस इज द रीनल फेसिया। हो गया। ये वाला जो है इसको हम क्या कहेंगे? ये है आपका एडिपोज कैप्सूल। ये क्या है? एडिपोज कैप्सूल। और ये अंदर वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं? ये है आपका रीनल कैप्सूल। ठीक। और ये है आपका किडनी, एंड ये वाला जो इस तरह का पार्ट है इसको हम कहेंगे हाइलम। क्लियर है ना। ये जो एडिपोज कैप्सूल है ये फैटी टिश्यू का बना हुआ होता है, जो शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। ये जो रीनल कैप्सूल है ये आपका जो है ये क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, एंड ये भी प्रोटेक्शन का काम कर रहा होता है। ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें कि ये जो किडनी की कवरिंग है, इनका फंक्शन क्या होगा? सो इनका फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन ही होता है। ठीक है। हाइलम, अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव वेयर द रीनल आर्टरी, दिस इज द ग्रूव जहां से रीनल आर्टरी एंटर करेगा, जहां से यूरेटर बाहर जाएगा, जहां से रीनल वेन बाहर की तरफ निकलेगा। सो दिस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इज नोन एज हाइलम। इतना समझ में आ गया। अब यहीं पर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम ले लें, लॉन्गिट्यूडनली इसको कट कर दे और हम देखें, तो क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा? क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा? आ जाओ हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है। सो हमने इसको कट किया है, और कट करने के बाद हम प्रॉपरली अभी अंदर नहीं देखेंगे, जैसे थोड़ी देर में हमें देखना ही है। चलो। सो हमने इसको क्या किया? हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। ये जो लेटरल साइड में आपको देखने को मिलता है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर के साइड में देखने को मिल रहा है इसको हम कहते हैं मेडुला। इसको हम क्या कहेंगे? मेडुला पार्ट। ठीक है। अब यहां पर आ जाओ कि ये जो मेडुलरी पार्ट है इसको हमने इस तरह से यहां पर कुछ ऐसा पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है। मेडुलरी पार्ट में ये देखने को मिलता है बेटा, ध्यान रखना,
है ना, इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि मेडुलरी पार्ट में देखने को मिल रहा है और ये देखो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेडुलरी पिरामिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेडुलरी पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेडुलरी पिरामिड हो जाएगा। एक किडनी में 12 से 14 आपको मेडुलरी पिरामिड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द मेडुलरी पिरामिड। ये क्या है, मेडुलरी पिरामिड है। ठीक है, इस मेडुलरी पिरामिड में आपको क्या देखने को मिलेगा, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज द नेफ्रॉन। क्या देखने को मिलेगा, नेफ्रॉन आपको मेडुलरी पिरामिड के अंदर देखने को मिलेगा। प्लस जो है वो कुछ पार्ट इसके आपको कहाँ कहाँ कैसे देखने को मिलता है वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, आप यहाँ देखो कि ये हमारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये हमारा मेडुलरी पार्ट है, और ये जो मेडुलरी पिरामिड है उसको भी हमने मेडुलरी पार्ट में कहा। तो ये जो बीच का गैप है दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में, ये जो आपको कॉलम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये जो आपको कॉलम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये आपको क्या लगता है, ये मेडुला का पार्ट होगा या कॉर्टेक्स का पार्ट होगा, क्या लगता है। हाँ, मैम ने ऐसे पूछा है तो ट्विस्ट है, मतलब ये दिख तो कॉर्टेक्स का पार्ट रहा है या दिख तो मेडुला का पार्ट रहा है, लेकिन मेडुला का पार्ट नहीं होगा। ये किसका पार्ट होगा, यस एग्जैक्टली, ये है आपके कॉर्टेक्स का पार्ट, जिसको हम कहते हैं कॉलम जैसा दिख रहा है तो हम कहेंगे कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, क्या कहेंगे, कॉलम ऑफ बर्टीनी, है ना। ये जो मेडुलरी पिरामिड का जो टिप है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे रीनल पैपिले। ठीक है, अब इस रीनल पैपिले के पास वाला, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से एक अलग से कलर लेकर के आपको एक और चीज दिखाती हूँ। वैसे हम लोग थोड़ी देर के बाद उसको पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। ये यहाँ से कुछ इस तरह का ऐसे स्ट्रक्चर निकलेगा, है ना, कुछ इस तरह से। ठीक है, और फिर ये जो दो तीन जो है ये इस तरह का स्ट्रक्चर निकला, और ये दो तीन जो है वो आपस में कनेक्ट हो गया ऐसा। ठीक, यहाँ पर भी इस तरह का स्ट्रक्चर निकालती हूँ, यहाँ पे भी ऐसा, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके फिर ऐसे आगे ले जाते हैं। ठीक है, ऐसे आगे ले जाते हैं, है ना। सो ये जो पार्ट है, जो रीनल पैपिले के जस्ट आगे वाला पार्ट है, टिप ऑफ मेडुलरी पिरामिड इज रीनल पैपिले, उसके आगे वाले पार्ट को हम कहते हैं माइनर कैलिक्स। इसके आगे वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, माइनर कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स, है ना। अब ये दो तीन माइनर कैलिक्स को जब हम जोड़ देंगे तो हम उस पार्ट को क्या कहेंगे, मेजर कैलिक्स। क्या कहेंगे, मेजर कैलिक्स। क्या कह रहे बच्चे, मेजर कैलिक्स कह रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हम मेजर कैलिक्स को भी आपस में जोड़ देंगे, इस तरह से मेजर कैलिक्स को आपस में हम जोड़ देंगे, तो ये हाइलम के जस्ट पास वाला जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा आपका ट्रायंगुलर जैसा देखने को मिलेगा। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रीनल पेल्विस। क्या कहेंगे बेटा, रीनल पेल्विस। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या देखा है, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन देखा है आपके किडनी का, जिसमें हम देख रहे हैं कि किडनी को दो पार्ट में डिवाइड करा। लैटरल वाले पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहेंगे, मिडल वाले पार्ट को हम मेडुला कहेंगे, एंड मेडुला वाले जो पार्ट है, ठीक है, एंड कॉर्टेक्स का जो लाइनिंग है ना, उसके जो मिडिल वाला पार्ट है, बीच का जो दोनों को अलग कर रहा है, वहां पर आपको पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। और ये जो मेडुलरी पिरामिड है वो एक किडनी में आपको 12 to 14 देखने को मिलता है। ये मेडुलरी पिरामिड के टिप को हम रीनल पैपिले कहते हैं। रीनल पैपिले से आगे जब हम आएंगे तो हमें मिलेगा माइनर कैलिक्स, फिर दो तीन माइनर कैलिक्स को साथ में जोड़ेंगे तो बनेगा मेजर कैलिक्स, और फिर मेजर कैलिक्स को हम साथ में जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है हाइलम के पास, जिसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, और ये जो रीनल पेल्विस है ये कहां ओपन हो जाएगा, तो हाइलम के थ्रू ये ओपन होगा आपके यूरेटर में।
और यूरेटर से फिर वो सारी चीजें जो यहाँ से रिमूव हो रही हैं वो कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, वहां स्टोर होगा एंड जब अर्ज आएगा फिर मिक्चुरेशन। आई बात समझ में? सो ये इस तरह से किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए जी। सो आई गेस आप लोगों को सब समझ में आ रहा हो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला हमने रीनल पेल्विस देखा है, जो सेंट्रल एरिया है जहां पर हाइलम ओपन होगा उसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है बेटा। कॉर्टेक्स जो है वो आउटर लेयर, पेरिएटल वाला जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। मेडुला जो है वो इनर लेयर होगा जिसमें कि 10 से 12 रीनल मेडुलरी पिरामिड होता है। कॉलम ऑफ बर्टीनी जो कि कॉर्टेक्स का पार्ट है, मेडुला का पार्ट नहीं है। दो मेडुलरी पिरामिड के बीच का जो पार्ट है जो कॉलम जैसा होगा उसको हम कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। एंड रीनल पैपिला इज द टिप ऑफ द मेडुलरी पिरामिड। क्लियर हो गया? सो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं हमारा एनसीईआरटी क्या कहता है और मैम ने क्या छोड़ा है। ठीक है, सो ये रहा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम देख रहे हैं कि पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, रेडिश ब्राउन है, बीन शेप है, ये सब हमने देख लिया। ये देखो कहाँ मिलेगा, बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर। लास्ट थोरैसिक मतलब T12 2L3, ये है आपका लोकेशन ऑफ किडनी। कहां पर मिल रहा है किडनी का लोकेशन? अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो T12 से L3 तक आपको किडनी देखने को मिलेगा। एंड अगर रिब्स के बेसिस पर देखेंगे तो 11th एंड 12th रिब्स आपको होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये जो किडनी को अगर हम मेजर करेंगे तो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ होगा एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। 120 to 170 ग्राम जो है इसका वेट होता है ना। अब यहां पर आते हैं, देखो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी, ठीक है, इज नॉच कॉल्ड हाइलम। हाइलम हमने बात करा। ठीक है, उसके बाद उस हाइलम के थ्रू यूरेटर, ब्लड वेसल, नर्व, ये सारी चीजें जो है एंटर करेंगे, है ना। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस। ठीक है, विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स। कैलिक्स को ही हमने डिवाइड करा है माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स में। आउटर लेयर जो है जो कि टफ कैप्सूल होगा। इनसाइड द किडनी जो है देयर आर टू जोन्स। कौन कौन सा है? कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, फिर ये जो मेडुला है उसको हमने डिवाइड करा मेडुलरी पिरामिड में, है ना। फिर उसके बाद कैलिक्स आ जाएंगे। कॉर्टेक्स जो है एक्सटेंड होता है मेडुलरी पिरामिड के बीच में, जो कॉलम है उसको हम कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। ये हो गया। सो ये हमने देख लिया है अभी तक एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का स्ट्रक्चर हमने देखा। नेक्स्ट इसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है वो है किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट, जिसको हम क्या कहेंगे? हम कहते हैं नेफ्रॉन। और वो स्ट्रक्चरल यूनिट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सो उसकी हम बात करते हैं, फिर हम इस एनसीईआरटी की लाइन में वापस आएंगे, है ना। सो हम अब बात करेंगे द नेफ्रॉन। किसकी बात करेंगे? नेफ्रॉन की, जो उसको हम क्या कहते हैं? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन देखने को मिलेगा। 1 किडनी में कितने मिल रहे हैं? 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन देखने को मिल रहा है। नेफ्रॉन को हमने एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइड करा है बच्चे। एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस जो है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होगा, ठीक है, फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल। कैसा दिखेगा? अभी हम लोग थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, क्या कहते हैं? आ जाओ। सो नेफ्रॉन, हम बात कर रहे हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नोन एज नेफ्रॉन। सो स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। नहीं, इतना बड़ा तो खैर नहीं बना पाएंगे, आज थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा हमें। सो ये हम लेते हैं नेफ्रॉन, ये रहा। ये नेफ्रॉन का पार्ट है। ये कुछ इस तरह से आपका एक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा।
फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसको ऐसा कर लिया, ऐसे घुमा देंगे हम, ये इस तरह से ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जो ऐसा घूम जाएगा। फिर हमने इसको ऐसा सीधा लेके जाना है ऐसे, ये इस तरह से, और फिर हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। फिर थोड़ा सा इसको विड्थ देंगे। ये कुछ इस तरह से। ये हम क्या बना रहे हैं? ये हमारा है लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो ये कुछ ऐसा, और अब इसको ऐसे सीधे लेकर के चलते हैं। कुछ इस तरह का, ठीक है। साथ ही साथ और क्या आपको देखने को मिलेगा, तो आपको एक और चीज यहाँ पर देखने को मिलता है, उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग पहले बना लेते हैं, फिर एक साथ पढ़ते हैं आज। सो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये है आपका ब्लड कैपिलरीज। कुछ इस तरह का, ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बाद में हम लोग इसको और डिवाइड करेंगे थोड़ी देर के बाद, है ना? कुछ इस तरह से, चलो। सो ये हमने क्या बनाया, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में अभी देखो हमने क्या बनाना है, तो इसको हमने एक्चुअल में डिवाइड करा है बच्चे दो पार्ट में। क्या क्या दो पार्ट में डिवाइड करा है? सबसे पहले को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये क्या है, एक्चुअल में ब्लड कैपिलरी है, स्पेशलाइज टाइप का ब्लड कैपिलरी होता है। दूसरा क्या है, तो ट्यूब्यूल्स, है ना। क्या है, ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल। और इस ट्यूब्यूल के अंदर हमने इसको फर्दर डिवाइड करा है, क्या क्या। पहला आ जाएगा आपका बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। दूसरा आपका क्या आ जाता है, दूसरा आपका आ जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा आपका लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। चौथा क्या आ जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। चौथा क्या हो जाएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। ध्यान रखेंगे, कलेक्टिंग डक्ट हम लिख जरूर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट जो है ये एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। एक कलेक्टिंग डक्ट जो है वो बहुत सारे नेफ्रॉन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आ जाइए हम लोग यहाँ पर अब कर लेते हैं लेबलिंग, ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो जाए। सो ये क्या है, ये है जो ब्लड को लेकर आ रहा है नेफ्रॉन के पास। सो आ रहा है ना, आ रहा है। सो क्या है, किडनी के पास लेकर आ रहा था, किडनी के लिए रीनल टर्म यूज करते थे। सो नहीं, हाँ, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या कहा मैंने कि ये ब्लड को नेफ्रॉन के पास लेकर के आ रहा है। सो इसको हम क्या कहेंगे, और ब्लड आ रहा है ना। जो किडनी के पास ब्लड आता था वो कैसा आता था, आर्टरी वाला आता था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता था। सो ये कैसा हो जाएगा, आ रहा है, सो एफरेंट, आर्टेरियोल, आर्टेरियोल, ठीक। अब ये जो है ब्लड आया और फिर ब्लड चला गया, एग्जिट कर गया। सो ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट, ई फॉर इफरेंट। सो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक। सो ग्लोमेरुलस कहाँ है भाई, ये रहा आपका ब्लड कैपिलरी,
ये रहा आपका ब्लड कैपिलरी, जिसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, दिस इज द ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ दिस नेफ्रॉन इज नोन एज बोमेन कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, और ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल को मिला करके हम क्या कहते हैं, मालपीगियन कॉर्पस्कल। क्या कहेंगे इसको मिला करके, मालपीगियन कॉर्पस्कल। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब पीसीटी। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है ये है आपका नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सो इसको हम क्या कहेंगे, असेंडिंग। क्या कहेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना। ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब चलो इसकी हम थोड़ी सी कटाई छटाई कर लें, इसके अंदर हम देख लें कि इनके अंदर जो सेल है उसका अरेंजमेंट कैसा है, कौन से टाइप का सेल्स आपको देखने को मिलेगा, क्या है इसकी कहानी। सो चलो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे अपनी एनसीईआरटी को। सो ये रहा आज। सबसे पहला एफरेंट आर्टेरियोल, है ना। सो एफरेंट आर्टेरियोल जो है, देखो क्या होता है कि जब हार्ट से ब्लड निकल रहा है तो ऑक्सीजनेटेड एओर्टा के थ्रू आता है, वो एओर्टा जो है वो कई सारे पार्ट्स में टूटेंगे, फिर वो आर्टरी में जाएगा, फिर आर्टरी जो है वो कई सारे पार्ट्स में टूटेगा तो आर्टेरियोल कहलाता है, फिर वो आर्टेरियोल जो है वो क्या टूटेगा, ब्लड कैपिलरीज में टूट जाता है। आ रही है बात समझ में। सो यहाँ पर जब रीनल आर्टरी जो है वो एंटर किया, आर्टरी टूटा, आर्टेरियोल में किडनी में एंटर किया, फिर आर्टेरियोल में टूटा, आर्टेरियोल जो है वो इस तरह से नेफ्रॉन में जा रहे हैं। सो वो आर्टेरियोल जो नेफ्रॉन में ब्लड लेकर आ रहा है उसको हम कहेंगे एफरेंट आर्टेरियोल, और फिर उसके बाद वो डिवाइड होकर के क्या चल बन जाएगा, ग्लोमेरुलस बन जाएगा, है ना। जो ब्लड कैपिलरी होगा सिंगल सेल्ड थिक होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहां पर होता है, एंड फिर उसके बाद ये सारे ब्लड कैपिलरीज आपस में जुड़ जाएंगे और फिर ब्लड को लेकर के आगे चले जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे, जिसको हम कहेंगे इफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, अब ये इफेरेंट आर्टेरियोल ऐसे ही नहीं चले जाते बेटा, ये जो इफेरेंट आर्टेरियोल है ये वापस से ब्लड कैपिलरीज में टूटते हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज इस पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे चारों तरफ घूम जाता है, जो हमने बाद में देखना है। ठीक, सो ये हमने देखा क्या, ग्लोमेरुलस। समझ आ गई बात। ग्लोमेरुलस क्या हो जाएगा, इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ ब्लड कैपिलरी, जिसके थ्रू ब्लड को फिल्टर हम कर रहे होते हैं, ब्लड से ब्लड के प्लाज्मा को निकाल करके नेफ्रॉन को देंगे ताकि वो फिल्टर कर सके, उसमें से रिमूव कर सके मेटाबॉलिक वेस्ट को। दूसरा जो पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का, दैट इज द ट्यूब्यूलर पार्ट, जिसमें कि सबसे पहला आ जाता है बोमेन कैप्सूल। ये देखो एक कप जैसा स्ट्रक्चर, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज देखने को मिल रहा है, सॉरी कप जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल जो है वो किसको होल्ड कर रहा है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। ये इस अगर हम बोमेन कैप्सूल की बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। ये जो है ये अंदर वाला लेयर है आपका विसरल लेयर हम कहलाएगा इसको, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द विसरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल, है ना। एंड दिस वन इज द पेरिएटल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल। ये क्या है, ये है पेरिएटल लेयर, ये क्या है, पेरिएटल लेयर है आपके बोमेन कैप्सूल का। ये जो विसरल लेयर है बेटा, ये जो विसरल लेयर है, यहां पर आपको सेल्स, एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं पोडोसाइट। ये इस तरह से पोडोसाइट आपको देखने को मिलेगा, ये
कुछ ऐसा। और ये जो पोडोसाइट है उसके बीच में आपको गैप देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं स्लिट पोर। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज व्हाट, दिस इज द स्लिट पोर। स्लिट पोर गैप है और ये गैप का साइज कितना है? 0.1 माइक्रोन होता है। ठीक है। सो यहाँ पर स्पेशल स्पेशल सेल होते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? पोडोसाइट। हम क्या कहेंगे? इस स्पेशल सेल को हम कहेंगे पोडोसाइट। क्या कह रहे बेटा? पोडोसाइट कह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो पेरिएटल लेयर है वहां पर आपको स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्यूबॉइडल भी आपको देखने को मिल सकता है। ये हो गया, इतना समझ में आया? ये जो दोनों लेयर के बीच में जो गैप है, ये जो कैविटी है ना, इसके अंदर भी फ्लूइड आपको भरा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो टिब्यूल, ये जो घुमावदार पार्ट है जिसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कैसा? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो यहां पर सेल्स कैसे हैं? क्यूबॉइडल शेप के हैं, ये रहा, है ना, चारों तरफ से ऐसे क्यूबॉइडल। लेकिन ये कैसे हैं? ये इसके ऊपर माइक्रोविलाई का प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये ब्रश बॉर्डर्ड होता है। ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई का प्रोजेक्शन का क्या काम होता है? वो करेगा क्या? सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो यहां पर बढ़ सके। अच्छा, इसका नाम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल क्यों पड़ा? टिब्यूल मतलब ट्यूब जैसा है, कॉन्वोल्यूटेड देखो घुमावदार है, सो कॉन्वोल्यूटेड। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नजदीक। किसके नजदीक? इस ग्लोमेरुलस के नजदीक है ये, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है। इसमें सेल्स कैसे होंगे? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होंगे। नेक्स्ट उसके बाद आ जाओ, हम आते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये पतला सा बेचारा होता है और अगर ये पतला सा है तो ये इसमें जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। फिर उसके बाद इस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के दूसरी तरफ जब हम जाएंगे तो आपको असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले देखने को मिलेगा जिसमें एक थिन सेगमेंट होगा और जो थिन सेगमेंट है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना है, बट जो थिक सेगमेंट है इसमें आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा। क्लियर? उसके बाद हम आगे जाते हैं डीसीटी। डीसीटी मतलब ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब घुमावदार है। डिस्टल का मतलब डिस्टेंस, डिस्टल मतलब डिस्टेंस, तो किससे डिस्टेंस पर है? ग्लोमेरुलस से डिस्टेंस पर है, तो इसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पर जो सेल्स आपको देखने को मिलेगा ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होगा। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होगा बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अगेन वापस से दोहरा रही हूं, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन इससे कनेक्टेड होंगे। कलेक्टिंग डक्ट में आपको किस तरह का एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा? सो आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है एंड लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में कॉलमनार भी मिलेगा, बट मेजरली क्या कहेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है कलेक्टिंग डक्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और उसकी हमने सेल कहां पर कैसा देखने को मिल रहा है हमने वो भी देख लिया है। अब हम वापस से आ जाते हैं, ये देखो हमने यहाँ पर वही लिखा है, बोमन कैप्सूल डबल वॉल्ड कप जैसा है, पोडोसाइट उसमें सेल्स होंगे, फिल्ट्रेशन के लिए स्लिट होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा होगा यहाँ पर, लूप ऑफ हेनले यू शेप है, डिसेंडिंग लिम्ब होगा, असेंडिंग लिम्ब होगा, डिस्टल ट्यूब्यूल जो है ये कॉइल्ड है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होगा। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो रिसीव करेगा फिल्ट्रेट को फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन, है ना, मतलब ये सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। सो मल्टीपल डक्ट जॉइन टू फॉर्म द डक्ट ऑफ बेलिनी। अब इसका मतलब क्या है डक्ट ऑफ बेलिनी? सो ये देखो ये तुम्हारा इस तरह से है, ये एक कलेक्टिंग डक्ट हो गया, इसी तरह से और भी तो कलेक्टिंग डक्ट होगा, इसी तरह से और भी तो कलेक्टिंग डक्ट होंगे जो इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ेंगे। आ रही है बात समझ में? ये यहाँ पे जुड़ा, इधर एक और कलेक्टिंग डक्ट जोड़ दो, है ना। सो ये जब बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट आपको जुड़ते हैं तो कहलाता है क्या? डक्ट ऑफ बेलिनी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो जी अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है हमारी, ईच किडनी में 1 मिलियन लगभग क्या मिलेगा? नेफ्रॉन मिलेगा। दो पार्ट में डिवाइड करा, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है,
फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। रीनल आर्टरी वहां पर जा रहा है आपका। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर को बोमन कैप्सूल कहेंगे। ग्लोमेरुलस जो है अलोंग विद बोमन कैप्सूल को माल्फिगियन बॉडी कहते हैं, है ना, या रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉइल्ड नेटवर्क में पहले आपको मिलेगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर यू शेप्ड या हेयर पिन शेप्ड, हेयर पिन यू शेप का होता है ना, इसीलिए हेयर पिन शेप्ड हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जिसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होता है। फिर आता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड देन आपका आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। यहां भी लिखा है देखो, मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलसिस, ठीक है। सो अब यहां पर अगर मैं पूरा स्टार्ट से हम लोग अगर सीक्वेंस लिखना चाहें तो कैसे कैसे होगा। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, बोमन कैप्सूल है ना, ग्लोमेरुलस वहां से आया, फिल्ट्रेट कहाँ गया, फिल्ट्रेट कहाँ आएगा, बोमन कैप्सूल में, बोमन कैप्सूल से पीसीटी में, उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट को आपस में जोड़ेंगे तो डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी से फिर ये कहाँ निकलेगा, ये देखो डक्ट ऑफ बेलिनी से फिर ये कहाँ निकला, तो रीनल पैपिले में, कहाँ गया, रीनल पैपिले में। दिस इज द टिप पार्ट जिसको हम रीनल पैपिले कहेंगे। यहाँ आएगा फिल्ट्रेट, अब यूरिन कहेंगे हम, फिल्ट्रेट। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर, एंड फिर बाहर। बोलो इतना समझ में आ गया। सो आज के लिए हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने देख लिया है एक्सक्रीटरी सिस्टम का बिल्कुल बेसिक सा इंफॉर्मेशन देख लिया, किडनी का लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन देख लिया, और साथ ही साथ हमने देखा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नेफ्रॉन, उसके सेल्स के बारे में अच्छे से हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे पढ़ेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि आखिर ये जो नेफ्रॉन है ये किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच।